नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ की ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये देखा है कि हाई स्कूल के अधिकतर स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कारण ये होता है कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके पहले की कक्षाओं में ट्रिग्नोमेट्री की कहीं चर्चा तक भी नहीं है। बहरहाल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर के टोटल सवाल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये जाने कि त्रिकोणमिति है क्या। अगर चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है और चैप्टर का अर्थ हम लोग नहीं समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ लें तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति जो होता है ये तीन शब्दों से मिलकर बनी है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होगा तीन, कोण का मतलब होता है कि दो भुजाओं के बीच का झुकाव, और मिति माने होता है माप। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। अगर इसका मतलब होता है कि तीन कोणों की माप, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है, यार तीन कोण किस आकृति में होते हैं? वो आकृति है त्रिभुज। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो आगे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल त्रिभुज बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इसको कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में पढ़े होंगे। वेल, मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में बता देता हूँ जनरली। सबसे पहली बात ये आती है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन पॉइंट हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर लेते हैं, और ये तीनों पॉइंट असंडेक हैं। असंडेक का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट एक सरल रेखा में नहीं है। और इन तीनों असंडेक बिंदुओं में से अगर हम दो दो बिंदु को मिलाएंगे, तो दो दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बन रही है उसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज। लोग बिल्कुल सीधी सी भाषा में ये कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसको हम थोड़ा सा दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं में से जब दो दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो आकृति बनती है उससे हम लोग कहते हैं त्रिभुज। अब आगे हम लोग बात ये करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। देखो, त्रिभुज को दो बातों को आधार मान करके इसे कई भागों में बांटा गया है। पहला आधार ये माना गया कि भुजा के आधार पर, और दूसरा आधार माना गया कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और जबकि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज जो है कुल मिलाकर के छह प्रकार के होते हैं। तो आगे हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो दो आधार पे इसे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है वो तीन प्रकार का होगा। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और सेकंड है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद में है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से कुल मिलाकर के त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। सारे त्रिभुजों के बारे में जनरली आपको मैं बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज, सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजा, बराबर भुजा वाला त्रिभुज। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं मींस तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक खास बात और होती है कि इसके प्रत्येक कोण का मान एक 60 अंश का होता है। विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, अर्थात तीनों भुजाएं असमान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसके बाद में है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर ही पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड करती है। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिससे पूरी त्रिकोणमिति इसी से रिलेटेड है। तो सारे त्रिभुजों को हम लोग इग्नोर करते हुए केवल हम आपको ले चलेंगे समकोण त्रिभुज की ओर, और इसी के बारे में आपको हमें परिचय कराएंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, क्योंकि आपकी ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी त्रिभुज पर डिपेंड करती है। तो आगे हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पर ध्यान देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज खींच देते हैं, मान लेते हैं कि यहां हमने ए मान लिया और यहां बी मान लिया और यहां सी मान लिया। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और बाकी ये जो शेष दोनों कोण होते हैं, बचे हुए कोण, ये न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि इनका मान 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकता है। कि न्यून कोण की ये परिभाषा होती है कि ऐसा कोण जिसका मान 0 से लेकर के 90 के बीच कुछ भी हो। तो समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन ये होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश, शेष दो कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक बात ये आती है कि जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, जिसमें से ये वाला कोण अकेले 90 अंश है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण मिलकर के 90 अंश होने चाहिए, यानी दोनों का मान 0 से 90 के बीच में भी हो और उनको अगर ऐड किया जाए तो वो 90 अंश कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोण 20 अंश हो, तो बताइए वाला कितना होना चाहिए, 70 अंश। तो अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 70 और 20 90 हो जाएगा, और इधर ये 90 है ही, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कंप्लीट जो कोण होगा वो 180 अंश हो जाएगा। आगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं। जैसे इस समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। और इसके बाद में ये कहा जाता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। बात यह आती है कि इस त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो किसके सामने की भुजा न्यून कोण मानी जाए। जिस भी न्यून कोण का नाम लिया जाता है उसी की सामने की भुजा न्यून कोण लंब होती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर थीटा बोल दिया, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, बाकी शेष बची हुई भुजा जो होती है वो आधार हो जाती है। आधार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस, और लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो इसकी इंग्लिश वर्डिंग भी आपको याद रखना है। कर्ण को कहेंगे हाइपोटेनियस और आधार को कहेंगे बेस, लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो ये समकोण त्रिभुज होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहेंगे कर्ण, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे लंब कहेंगे। शेष जो बची हुई भुजा होती है उसे हम लोग कहेंगे आधार। ये तो रही समकोण सारी बातें समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके बाद में एक खास पॉइंट और आता है जो कि समकोण त्रिभुज से ही बिलोंग करता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा का वर्ग लंब वाली भुजा के वर्ग
और आधार वाली भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी थ्योरम से सॉल्व होते हैं, तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे, देखिए ये तो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जिसे पहले ही बताना जरूरी था। अब आगे हम लोग त्रिकोणमिति में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला फैक्ट हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला है साइन थीटा और सेकेंड कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, इसके बाद चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां है कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहा जाता है? इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात किसी मतलब समकोण त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का रेशियो होता है, लंब और कर्ण। इसे लिखा जाता है लंब बटे कर्ण। यहां पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना भी देता हूं, ए बी सी 90 डिग्री का कोण यहाँ कर्ण बनेगा, और मान लो ये न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये हो जाएगी आधार। H यानी हाइपोटेनियस, P परपेंडिकुलर और B का मतलब आप समझ जाएंगे बेस। तो साइन थीटा जो होता है वो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो होता है, लंब और कर्ण। इसके बाद में कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसके बाद में देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें याद करके रखना है। बाकी तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉट टेन का अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर cos थीटा इक्वल टू है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि उसी का अपोजिट है ये, कर्ण बटे आधार। इसके बाद में अगर tan थीटा इक्वल टू है लंब बटे आधार, तो cot थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करके रखें, तो बाकी तीनों को याद करने के लिए बस हमें इतने जानना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसका अपोजिट होता है। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होगा तो सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है। मान लीजिए कि इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को भी हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। उस जुगाड़ के माध्यम से किसी भी सिचुएशन में मान लो आप भूल जाते हैं, तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि इनका रेशियो क्या होता है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आप लोग सुने होंगे, लाल बटे कक्का। ये बिल्कुल हिंदी वर्डिंग से है। एल का मतलब आप लोग समझेंगे लंब, ए का मतलब आप समझेंगे आधार और के का मतलब समझेंगे कर्ण। तो लाल बटे कक्का से आप ये याद कर सकते हैं कि इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं L अपॉन के, और उसके बाद में A अपॉन के, और उसके बाद में L अपॉन A। तो ये जो होता है ये साइन थीटा के लिए होता है, और ये कॉस थीटा के लिए होता है, तो ये टेन थीटा के लिए होगा। यदि आप लाल बटे कक्का याद रखते हैं, तो लाल बटे कक्का लिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा जो होता है वो L अपॉन के होता है। इसका मतलब इसका रेशियो लंब और कर्ण का होता है।
कास थीटा, तो कास थीटा में आप क्या लिखेंगे, ए अपान के। तो ए अपान के का मतलब ये होगा कि ये आधार और कर्ण का रेशियो होता है। अगर आप टेन थीटा के लिए लिखते हैं एल अपॉन ए, तो इसका मतलब क्या है कि ये एल यानी लंब और आधार का रेशियो होता है। ये तो था हिंदी वर्डिंग से, यानी हिंदी के लिए। आपको हमने ये तीनों भुजाओं की अंग्रेजी भी बताई है, तो उस अंग्रेजी के आधार पर भी मैं बता देता हूं कि कैसे आप इसे याद कर सकेंगे। तो इसका एक जुगाड़ भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। तो ये चीज याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। हर एक शब्द का हमें पहला अक्षर लेना है। पंडित का पी लेंगे, बद्री का बी लेंगे, फिर प्रसाद का पी लेंगे, हर हर का एच और भोले का बी। तो ये बन जाएगा पीवीपी अपॉन एच एच बी। पी का मतलब मैंने बताया ही था कि परपेंडिकुलर होता है, बी का मतलब बताया था बेस होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। अगर हम यहां पर पी अपॉन एच का पेयर बनाएं, बी अपॉन एच का पेयर बनाएं, पी अपॉन बी का पेयर बनाएं, तो ये साइन थीटा के लिए होगा यानी पी अपॉन एच, और ये कॉस थीटा के लिए होगा बी अपॉन एच, और ये टेन थीटा के लिए होगा पी अपॉन बी। तो ये दो जुगाड़ हैं, इसके माध्यम से आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं तो इसे याद कर सकते हैं। एक पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले और लाल बटे कक्का। तो ये तो रही त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमितीय रेशियो की बात। क्योंकि जैसे हम कोई मैथ पढ़ते हैं तो उसके लिए काउंटिंग जरूरी होता है, पहले हम लोग गिनती सीखते हैं। तो उसी प्रकार से त्रिकोणमिति भी मैथ की एक ब्रांच है, और इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना बहुत जरूरी होता है। बगैर इसके हम त्रिकोणमिति सीख ही नहीं सकते हैं किसी भी कीमत में। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल सीक्वेंस में, जिस क्रम में मैंने लिखा है। अगर उस क्रम में आप याद रखेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद में क्या होगा, कॉट थीटा। साइन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बिल्कुल इस तरह से याद रखिए कि आप उसे एक ही सांस में कह ले जाए। और इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहा जाता है। देखिए, जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक भी पॉइंट में आपको फालतू नहीं बताऊंगा, उतने ही बताऊंगा जितने आपके चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें आप लापरवाही करेंगे तो सवाल में झेल जाएंगे। तो चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ का मतलब होगा चौथा, और अंश का मतलब होता है भाग, हिस्सा। तो चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि चौथा भाग। अब हम लोग के मन में सवाल ये उठता है कि अगर चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, तो किसका चौथा भाग। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सरलरेखा है, इसका नाम हम वाई वाई डैश रखते हैं, और एक कोई सरलरेखा है, इसका नाम हम एक्स एक्स डैश रखते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस, और इसे बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। और यहां पर दोनों सरलरेखाएं जिस पॉइंट पे काटती हैं उससे हम ओ से लिखते हैं, और इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यानी चारों पार्ट में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको देख करके आप चतुर्थांश की डेफिनेशन बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो वो चार भागों में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक भाग को ही चतुर्थांश कहा जाता है। हाँ एक खास बात आप ये याद रखिएगा कि चतुर्थांश में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर से चलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश।
यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, और उसके बाद में ये होगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसे बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये चारों चतुर्थांश इस तरह से होते हैं। देखिए, ये इसकी कुछ बातें ज्योमेट्री में भी जरूरत पड़ती हैं। बहरहाल जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है मैं उसी पर चर्चा करूंगा, क्योंकि तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये प्रथम चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोगों के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि चतुर्थांश पढ़ाने इसका पर्पज क्या है। चतुर्थांश में पढ़ाने का पर्पज ये है कि आप लोग देखते होंगे कि बुक में कुछ फार्मूले लिखे होते हैं। साइन थीटा जैसे लिख दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। कहीं पे लिख दिया गया टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से तमाम फार्मूले लिखे होते हैं, उसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए बहुत मेहनत करके कोई याद भी कर लेता है तो बहुत दिन तक उसके दिमाग में नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद वो भूल जाता है, और याद करने में तो प्रॉब्लम होती ही है। तो मेरा पर्पज ये है कि उस सूत्र को आपको याद ना करना पड़े, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझें और जो कहें उस पर प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने से जो चीजें याद होंगी तो निश्चित है कि वो बहुत दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी, बस उसे माइंड में सेट करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि चतुर्थांश में कौन से चतुर्थांश में कौन सा कोण होता है, कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा कोण होता है। हमने आपको ये बात पहले ही बता दिया है कि हमने जब हम कोऑर्डिनेट पे चलते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग यहीं से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा, और आपको ये बात भी बताई गई कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण कंप्लीट होगा, और आगे बढ़ेंगे फिर 90 प्लस हो जाएगा तो ये 270 होगा, और आगे फिर बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ 180 डिग्री होगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 270, और फिर अपनी सिचुएशन में आएंगे तो यहाँ 360 का बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक वृत्तीय गति करके अपने स्थान पर पुनः आते हैं तो 360 अंश का कोण बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जहां से हमने चलना स्टार्ट किया वहां 0 अंश का कोण बनेगा, फिर इसके बाद में y एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर 90 प्लस होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 प्लस होगा तो 270 हो जाएगा, और फिर 90 प्लस होगा तो ये 360 हो जाएगा। तो इस तरह से कोणों के बारे में ध्यान रखना है। मान लीजिए कि यहाँ किसी कोऑर्डिनेट में बीच का कोण यहाँ पे थीटा दे रखा है। अगर ये बीच का कोण थीटा दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये टोटल कोण अभी मैंने बताया था कि ये 90 अंश होगा, और बीच का ये थीटा, तो इसका मतलब है कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोण होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। मेरी बातों को यहीं से ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। इसके बाद में यहां तो 90 था, इसके पहले अगर रहेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन इसके आगे अगर जाएंगे तो यहां तक तो 90 है। बताइए आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। यहां आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और यहाँ 180 है तो 180 है तो अगर 180 के आप पीछे जाते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में दो कोण होते हैं, एक 90 प्लस थीटा होता है और एक होता है 180 माइनस थीटा। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो 180 यहां पर है तो 180 से आगे बढ़ना है, तो 180 से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और अगर 270 से बैक होंगे तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है उसमें दो कोण होंगे, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो 270 से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और 360 से जब डाउन आएंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में दो कोण होंगे, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक ही कोण आपको याद रखना है, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन से कोण होते हैं।
अगर आपके सामने कहीं भी 180 माइनस थीटा लिखा मिले तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हाँ ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। अगर कहीं पर 270 प्लस थीटा आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। तो इतनी बातें आपको समझते हुए याद रखना है। जब आप चीजों को समझते हुए याद रखेंगे तो वो माइंड पे सेट हो जाती हैं और काफी दिन तक रहेंगे। अब इसके बाद में ये तो रहा पहला पहला पॉइंट कोण के बारे में कि हमने कोण जाना कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा कोण होता है। इसके बाद में कोऑर्डिनेट का जो सेकेंड पॉइंट होता है वो सेकेंड पॉइंट ये है कि आप इनके चिन्ह के बारे में जानेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा टेक्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा टेक्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होता है। याद करना थोड़ा मुश्किल की बात होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, इसे रटना नहीं पड़ेगा। आपको केवल चार अक्षर याद करके रखना है। इसे हम लोग कंप्लीटली अष्टक पढ़ते हैं, ASTC, चार अक्षर याद रखना है। अब इन चारों अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक ही कोऑर्डिनेट में रखना है। यहां पर हमने A रख दिया और यहाँ S रख दिया और यहाँ T और यहाँ C। इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से याद कर सकेंगे कि कौन सी कोऑर्डिनेट में कौन सा टेक्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। ये केवल पॉजिटिव वालों के लिए बताता है। अगर पॉजिटिव पता चल जाएगा तो उतना आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि बाकी जो बचेगा वो निगेटिव होगा। अब इसके बाद में इसका मतलब आप समझिएगा। ए का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है। यहां पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब उनकी वैल्यू से है। जैसे अगर हमने यहां पे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो बदल के कॉस हो जाएगी और प्लस में आएगी कॉस थीटा। और अगर हमने यहां पे लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का हो जाता है साइन। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये बदलता है। और अगर यहां पे लिख दिया मैंने tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। और आगे है cosec 90 माइनस थीटा, तो बराबर ये हो जाएगा sec थीटा। फिर cosec के बाद में sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा। उसके बाद लास्ट में है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू आएगा tan थीटा। ये कैसे बदलना है आप बिल्कुल अभी अपने दिमाग पे मत लीजिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा। हमने ये बताया कि टेक्नोमेट्रिकल रेशियो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। सबके सब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये नहीं पॉजिटिव, इनकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे साइन, तो साइन की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है। उसी तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसके बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने यस लिखा है, तो एस से साइन बनेगा यानी साइन थीटा, और अगर साइन है तो कोसेक थीटा जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जहां साइन वहां कोसेक जरूर होगा, कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार बचे तो चार निगेटिव होंगे। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में बात करें तो टी से tan थीटा बनेगा, अगर tan थीटा है तो cot थीटा होगा। इन दोनों का पेयर बनता है, यानी tan थीटा का cot थीटा के साथ संबंध होता है और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बचेंगे वो थर्ड कोऑर्डिनेट में सब निगेटिव होते हैं। C का मतलब होता है cos, अगर cos है तो sec थीटा जरूर रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार बचे इस कोऑर्डिनेट में वो निगेटिव होता है। अब देखिए एक खास बात ये मैं बता देता हूं कि आपके मन में डाउट जरूर होगा कि कैसे ये पता चलता है कि यहां कुछ लिखा गया तो यहां कुछ लिखा गया है। देखिए अगर 90 प्लस माइनस थीटा आए या फिर 270 प्लस माइनस थीटा आए तो कोण बदलते हैं, अन्यथा कोण किसी भी सिचुएशन में बदलते नहीं है। बहरहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हाई स्कूल लेवल का पढ़ा रहा हूं, तो आपको केवल 90 वाले से जरूरत है, 270 वाले से कोई जरूरत नहीं है। कारण ये आगे काम देगा, बता देंगे, नुकसान नहीं करेगा, आप जानते रहिएगा। इसके बाद में अब देखिए बदलता कैसे है। साइन थीटा, साइन थीटा बदल के हो जाता है कॉस थीटा।
ऐसा नहीं कि साइन ही कॉस में बदलता है, कॉस भी साइन में बदलता है, इसलिए और दोनों तरफ घुमा देते हैं। इसके बाद में है कॉस थीटा, तो कॉस सॉरी इसके बाद में है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा में कन्वर्ट होता है, तो सेक थीटा भी कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में है टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है, तो कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो रही बदलने और बदलाने की बात। मतलब क्या है कि सब 90 प्लस माइनस थीटा होगा, यानी चाहे 90 प्लस थीटा आ जाए या फिर कहीं 90 माइनस थीटा आ जाए, 270 प्लस थीटा आ जाए या फिर 270 माइनस थीटा आ जाए, तो वहां पे आप ये समझ जाइएगा कि कोण जरूर बदलेगा। और किस तरह से बदलेगा कि साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, कोसेक सेक में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहले चतुर्थांश के सारे जितने भी सूत्र होते हैं सबको मैंने लिख दिया है। आगे सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए कुछ फार्मूले में लिखता हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए अगर कोई भी सूत्र आपके सामने आता है तो जो मैं जितनी बात में बता दे रहा हूं उतनी बात आप याद करके रखिएगा। सबसे पहले आप कोण पे जाएंगे, कोण देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट का कोण है। 90 प्लस थीटा आप समझ जाएंगे कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का कोण है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप यहाँ 90 देखिए तो तुरंत आपके दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए कि कोण बदलेगा जरूर। और कैसे बदलेगा वो तो आपको याद करके रखना पड़ेगा, हम आपके लिए याद नहीं कर सकते हैं। साइन कॉस में जाएगा। और दूसरी बात, तीसरी बात ये होती है कि पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, उसके लिए आपको अष्टक का सहारा लेना पड़ेगा। अष्टक मैंने बता दिया कि पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी और चौथे में सी होना चाहिए। तो अष्टक के अनुसार आप जान जाएंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। आपको बताया भी गया है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन कोसेक पॉजिटिव होने का मतलब है कि इनकी जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव होगा। साइन बदल के कॉस होगा तो ये कॉस रहेगा, बिल्कुल ऐसे लिख दिया जाएगा। और अगर हमने मान लो कि यहां पे हमने लिख दिया कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट की सारी बातें दिमाग पे होनी चाहिए उस तरफ। मतलब क्या है कि अब 90 में बदलेगा भी, और कास जो होता है वो जाहिर सी बात है माइनस होगा। माइनस होने का मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस होगी। तो साइन कास जो होता है वो साइन में बदलता है, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। इसके बाद एक और मैं लिख देता हूं, जैसे हमने लिख दिया टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन जो होता है वो सेकेंड में माइनस होगा और बदल भी जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो बस इतनी ही बातों से कोई भी सूत्र अगर आपके सामने आता है, सवाल लगाते हैं, तो बस इतनी ही बातें याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर होता है। बहरहाल प्रैक्टिस की बात होती है, जो जितने प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही रटेगा। कुछ और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। आइए 180 का कुछ देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, अभी हम कोई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज किए हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में ही है, बस केवल कोण बदला है। तो 180 माइनस थीटा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ही है। और दूसरी बात ये आती है कि 180 में कोण बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अगर साइन है तो साइन थीटा यहां पर लिख दिया जाएगा। बस एक बात आप याद रखिएगा कि चिन्ह कैसा होगा। तो साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता ही है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही लिखा जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि हमने लिख दिया कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 में बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों लिखेंगे कॉस थीटा। और पास जो होता है माइनस होता है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आए वो माइनस में होगा। यहां पे हमने लिख दिया टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन जो होगा वो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि 180 के साथ में है तो टेन का टेन ही लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। इसी तरह से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू लिख सकते हैं, बस मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूं कि इसी तरह से किया जाता है। आइए हम थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा से आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम थर्ड कोऑर्डिनेट में आ चुके हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में आए हैं तो 180 के साथ बदलता भी नहीं है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि यहाँ साइन लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये माइनस साइन थीटा होगा।
अगर हम लोग यहाँ पर tan की बात कर ले तो tan की बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा। तो tan जो होता है वो बदलेगा भी नहीं लेकिन पॉजिटिव भी होता है, तो tan 180 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan थीटा ही आएगी। अब इसी तरह से अगर हम 270 पे चर्चा करें, बहरहाल आपके सिलेबस में 270 का है ही नहीं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा ही याद करके रखिएगा। ना तो आपको 270 की जरूरत पड़ेगी और ना ही 360 की, ये इंटर लेवल की चीज है, बता दे रहे हैं, नुकसान नहीं करेगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया साइन 270 प्लस थीटा, तो बात 270 की आई तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बदलना चाहिए, तो साइन बदल के क्या होगा कॉस, और सेकेंड कोऑर्डिनेट 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो नेगेटिव होगी। अगर हमने लिख दिया यहीं पे cos 270 माइनस थीटा, तो cos 270 माइनस थीटा का मतलब ये हो जाएगा कि ये साइन थीटा होगा, और 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो हर कोड का मैं दो दो तीन तीन सूत्र लिख करके दिखा दे रहा हूं, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिख कर ही याद कर सकते हैं, यही सबसे सरल तरीका है। इसके बाद में और कौन बच रहा है 360, चलिए 360 का देख लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, और 360 में बदलता नहीं है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा, कॉस को ही लिख लेते हैं, तो 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, लेकिन वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव लिखेंगे। चलिए सेक लिख देते हैं, तो सेक 360 माइनस थीटा, ये भी सेक थीटा आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है। चलो हमने कॉट लिख दिया, तो कॉट 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि निगेटिव होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद चलिए 360 प्लस थीटा का मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 360 प्लस थीटा, देखिए 360 प्लस करने पर यहां तक हमने बताया था कि 360 अंश का कोण बनेगा, इसके बाद 360 जैसे ही प्लस करेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि 360 में बदलेगा, लेकिन चिन्ह वाली जो भी नियम है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अनुसार लागू होंगे। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव होता है, तो जब हम 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे, और वहां चिन्ह जो होगा उसके अनुसार लागू होगा, सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, बदलेगा भी नहीं, cos 360 प्लस थीटा, ये cos थीटा। अगर हमने यहां पर लिख दिया tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, तो इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कोई भी सूत्र के लिए आप लोग बस तीन ही बात याद रखिएगा, कि पहले कोण देखिए कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, उसके बाद में आप ये देखिए कि कोण के अनुसार वो वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो मैंने बता दिया है। और उसके बाद आप ये देखिए कि चिन्ह कौन सा होगा, वैल्यू बदलने के बाद उसका चिन्ह कौन सा होगा, उसके लिए आपको अष्टक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट था, जो कि सवाल लगाने के लिए यहां से बहुत सारी बातें आएंगी, और अगर आप इसे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, या सीखने की जरूरत है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। याद करना होता तो मैं भी बता देता कि किताब से आप याद कर लीजिए। इसके बाद में है लास्ट पॉइंट, त्रिकोणमितीय सारणी, ट्राइग्नोमेट्रिकल टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी। देखिए त्रिकोणमितीय सारणी में वैसे तो आप जीरो से लेकर के 180 अंश तक के कोणों की वैल्यू मौखिक सीख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यानी हाई स्कूल के सिलेबस में केवल जीरो से लेकर के 90 तक का है। मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं, पहले आप 90 पर ध्यान दीजिएगा, 90 तक के कोणों के लिए, उसके बाद आगे भी बता दूंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टेबल बना लेते हैं।
यहाँ मैं कोण लिखूंगा, उसके बाद यहाँ रेशियो, ये साइन होगा। थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा जो होता है वो कोण होता है। आगे मैं कोण लिखूंगा तो कोण के लिए यहाँ थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साइन और उसके बाद में कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट। इसे क्रम से लिखने का बहुत फायदा है, आप उलझेंगे नहीं, चीजों को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। अब देखिए कोण कौन कौन सा होता है, कोण का भी क्रम आप याद रखिए। जीरो अंश, और उसके बाद में फिर जीरो के बाद में होता है 30, फिर 45, 45 के बाद में आएगा 60, 60 के बाद आएगा 90 डिग्री। तो ये है जो हाई स्कूल लेवल का है, इतनी बातें आपको याद रखना है। ये कोणों का भी क्रम याद रखना है कि 0 अंश, 30 अंश और 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी टेबल में केवल हमें साइन के लिए 0 से लेकर के 90 तक के मानों को याद करने की जरूरत है। उसके बाद में कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने और सीखने की जरूरत है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए इतना तो याद ही कर सकते हैं। कॉस, कॉस के लिए आपको क्या करना है, इधर यानी पीछे से पलट के ऐसे लिख देना है। जैसे ये 90 पर है तो ये यहां आ जाएगा, ये अगर 60 पे है तो ये यहां आ जाएगा, इधर से दूसरा तो बाएं से दूसरा, फिर इसके बाद ये बिल्कुल इसी पर रहेगा और ये वाला यहां आएगा, 0 वाला 0 पर जाएगा। कॉस के लिए बिल्कुल इधर से आपको दाहिने हाथ से पलटना है और इधर को लिखते हुए जाना है। टेन, टेन जो होता है वो दो त्रिकोणमितियों का अनुपात होता है, यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि टेन की वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू से डिवाइड करने से प्राप्त होता है। तो आपको यहां पर इसका साइन और कॉस की वैल्यू तो मालूम ही है। साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 0, बनाना टेन है, साइन में कॉस का भाग कराएंगे यानी 0 में 1 का भाग कराएंगे, 0 आएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर 0 ही वैल्यू आती है। उसके बाद में आप इसमें भी भाग कराएंगे तो 2 से 2 ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा और 30 अंश का मान बचेगा 1/√3। √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा। उसके बाद 1 में 0 का डिवाइड करना है। अगर आप 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये अपरिभाषित है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का चिन्ह है। तो ये तीनों याद ही हो चुके हैं और इसके पहले मैंने बताया था कि बाकी जो शेष तीनों बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आगे हम लोग बहुत तेजी से लिख सकते हैं। जैसे साइन, तो साइन को अगर अपोजिट करेंगे, क्योंकि अगर 0 लिखा है तो 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये 0/1 है। तो 0/1 का मतलब ये हो जाएगा कि जब इसे आप अपोजिट करोगे तो 1/0 बन जाएगा। और 1/0 का मतलब है कि फिर वही बात आई, अगर 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है और इसका अगर अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 होगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और एक का करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद में फिर है सेक। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 तो सेक 0 की भी होगी 1। अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो इसकी हो जाएगी 2/√3। अगर cos 45 की वैल्यू 1/√2 है तो ये अपोजिट करने पर हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2। और इसका 0 का अपोजिट करेंगे, एक बार मैंने करके दिखा दिया, इनफाइनाइट आएगा। कॉट,
tan जीरो की वैल्यू अगर जीरो तो cot जीरो की भी क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब है कि जीरो को सब पलटेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पे दो है, सॉरी, 1/√3 है, तो इसको अपोजिट करने पे आएगा √3, और ये 1, ये 1/√3, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है तो नीचे बटा 1 है, पलटेंगे तो 1/इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग करने पर मान शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये पूरी टेबल आप बना सकते हैं। अचानक ये बात मेरे दिमाग में आए, ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो बातें दिमाग में सेट हो जाती है। एक बात मैं पूरी बात फिर से दोहरा देता हूं। साइन के लिए पूरी ये लाइन याद करना पड़ेगा। कॉस के लिए आपको इधर से पलटते हुए सीधे लिखते जाना है। टेन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। इसके लिए जिस भी कोण के लिए वैल्यू निकालना होगा उसके लिए आप साइन और कॉस के रेशियो में डिवाइड कराएंगे। और उसके बाद में कोसेक साइन का उल्टा होगा, सेक कॉस का उल्टा होगा, कॉट टेन का उल्टा होगा। अब ये सारी बातें जो मैंने यहां पर लिखा है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पर 1/0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट बटा 1 है तो 0 हो जाएगा, 0/1 है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी संख्या में 0 से भाग करो, कोई जरूरी कि एक ही वो कोई भी संख्या होगी, अगर आप उसमें 0 से भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित माना जाता है। और इनफाइनाइट में अगर 1 से भाग करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद करके रखना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही परेशान करती हैं। इसके बाद में आगे हम 180 तक का हम आगे बढ़ा देते हैं टेबल। बहरहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा, कभी काम देगा। ध्यान दीजिए, 90 के बाद में जो कोण का सीक्वेंस है उसे हम इस तरह से याद रखेंगे। 90 के बाद में तुरंत आपको याद रखना है 120 अंश, 120 अंश। और 120 के बाद में 100, 135, 135 के बाद में होगा 150, 150 के बाद में होगा 180 अंश। अब ध्यान ये देना है कि अगर आप 90 के बाद जाते हैं तो 90 के बाद अगर जाएंगे तो वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप चलना स्टार्ट करेंगे। यानी 120 से आप सेकेंड कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। तो जब सेकेंड कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे तो बस इतने बात याद रखना है कि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता ही है, यानी साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आगे के लिए हमें याद रखना है कि 90 वाले को आप दिमाग से हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू किसी भी कोण के लिए जो 60 अंश के लिए होता है वही 120 के लिए होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 45 का 135 पे जाता है, 30 का 150 पर जाता है, 0 का 180 पर जाता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो 0 पर होगा वही 180 पर भी चला जाएगा, और जो 30 पर होता है वो 150 पर वही मान होगा, जो 45 पर होता है वही 135 पर होगा, जो 60 पे होता है वही 60 वाला 120 पे जाएगा, 45 135, और 30 वाला जाएगा 150 पे, 0 जाएगा 180 पर। तो ये सारी बातें होती हैं, बस इतने ध्यान रखना है कि यही सेम वैल्यू आपको उठा के रख देना है, लेकिन साइन और कॉसेक की पॉजिटिव लिखना है, बाकी सबकी निगेटिव लिखना है। यही वैल्यू के आगे आपको माइनस लगा देना है, बस केवल साइन और कॉसेक के आगे माइनस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? इसलिए क्योंकि 90 के बाद हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं, और अष्टक के अनुसार सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है हाई स्कूल के लिए, जिससे आप त्रिकोणमिति बहुत आसानी से सीख सकेंगे। अगर ये चीजें आप नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, तो सवाल लगाने का दावा नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं लगा सकते हैं। देखिए, लोग ये कहते हैं कि मैथ टफ है। मैथ टफ नहीं है, उसके तरीके जब टफ होंगे तो वो टफ लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, सारा सब्जेक्ट आसान है, बस पढ़ने और पढ़ाने के तरीके आसान होने चाहिए। अब जितनी बातें मैंने आपको त्रिकोणमिति में बता दिया, अगर इतनी बातें याद रखते हैं तो किसी भी सवाल में अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे बताइएगा। बंद करो।